नमस्कार छात्रों, जो चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में जितने कवियों और उनकी व्याख्याओं को पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आपके द्रुत पाठ में निर्धारित दो कवि हैं, एक महादेवी वर्मा और दूसरे हरिवंशराय बच्चन। तो महादेवी वर्मा के जीवन परिचय पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होली के दिन हुआ था। ठीक है, किस दिन? होली के दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद, क्या नाम था? गोविंद प्रसाद, और माता का नाम हेमरानी देवी था। अब इनकी जो अवस्था थी, इनके जो पिताजी थे गोविंद प्रसाद, वो प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य पद पर सुशोभित थे, और इनकी माता गृहिणी थी, लेकिन वे भी शिक्षित थी। माता के द्वारा ही इन्हें चित्रकला और तरह तरह के गीतों को गाना, स्मरण करना, याद करना, लिखना आदि प्रवृत्ति मिली। क्योंकि माता भी शिक्षित थी, अतः इनका पालन पोषण एक व्यवस्थित माहौल में हुआ। इनके जन्म से पूर्व की बात यह है कि इनके माता पिता को कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। तो इनके माता पिता यानी गोविंद प्रसाद और हेमरानी देवी ने बहुत सारी मिन्नतें मांगी। मिन्नतें मांगने के बाद उन्हें एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। तो पुत्री रत्न की प्राप्ति होने के बाद उसका नाम महादेवी रखा गया। यानी देवी कैसी है? वो महान देवी है, वह केवल एक सामान्य सी पुत्री नहीं है। तो महादेवी वर्मा के नाम के पीछे महादेवी नाम रखना कुल देवी दुर्गा माता की कृपा का प्रसाद माना गया है। देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत में जो जनक की पुत्रियों के लिए लिखा है, वह महादेवी वर्मा पर भी सटीक बैठता है कि 100 पुत्रों से भी अधिक, 100 पुत्रों से भी अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, यानी 100 पुत्रों से भी अधिक उनकी पूतशीला, यानी पुत्रों से भी अधिक गुणों वाली थी, शील इत्यादि गुणों वाली थी। 100 पुत्र, उदाहरण के रूप में 100 पुत्र रावण के थे, और 100 पुत्र किसके थे? और 100 पुत्र कौरवों के थे। कौरवों में 100 पुत्रों दुर्योधन 100 भाई के रूप में था। तो वो भी 100 पुत्रों से भी अधिक गुण जिनमें हो, वो महादेवी वर्मा जी थी। इन्हें कुल देवी माता दुर्गा देवी का प्रसाद माना जाता था, अतः इनका नाम महादेवी रखा गया। अब देखिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, देखिए जन्म स्थान इनका है फर्रुखाबाद जनपद में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद के संभ्रांत वैश्य कुल परिवार में उत्पन्न होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत में फर्रुखाबाद के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। फिर इसके बाद इनकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा की स्पष्ट शुरुआत सन 1912 ईस्वी में मिशन स्कूल इंदौर से प्रारंभ हुई। कहाँ से? इंदौर से प्रारंभ हुई। किस सन में? 1912 में। किस स्कूल से? तो मिशन स्कूल। मिशन यानी ईसाई मिशनरियों का जो स्कूल था, उस स्कूल से 1912 ईस्वी से इनकी शिक्षा
प्रारंभ हुई और 1916 ईस्वी में जब ये अल्प आयु की थी, यानी 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया। तो 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह होने के बाद इनकी पढ़ाई में भी थोड़ी बाधा पड़ी, किंतु वह बाधा बहुत दिनों तक नहीं बनी रही। इनके जो पति थे वे पेशे से एक डॉक्टर थे। महादेवी वर्मा जी भी कहती हैं कि मेरे पति डॉक्टरी पढ़ते थे, उन्हें कई बार उन्होंने चाहा कि हम लोग साथ रहें, लेकिन यह बात मेरे मन में नहीं थी और मैंने उनसे कहा कि गृहस्थ जीवन में मेरी थोड़ी प्रवृत्ति नहीं है, अतएव मैं आपके साथ कभी नहीं रह सकूंगी। मैंने कई बार उन्हें यह भी समझाया कि वे अपना दूसरा विवाह कर लें, लेकिन दूसरा विवाह भी उन्होंने नहीं किया। अब फिर इसके बाद इनका जब विवाह हो गया तो विवाह के उपरांत यानी 1916 ईस्वी में जब विवाह हुआ तो उसके अनुसार इनके ससुर इनकी पढ़ाई का विद्रोह करते थे, जिस कारण से कि इनकी शिक्षा कुछ दिनों तक दिक्कत में रही। फिर 1922-23 के आसपास जब इनके ससुर की मृत्यु हो गई तो उसके उपरांत इनके पति ने इन्हें पढ़ने के लिए इलाहाबाद प्रयाग भेजा और प्रयाग में इनकी पढ़ाई फिर से इनकी पढ़ाई का पुनरुत्थान हुआ और क्रास्थवेट कॉलेज प्रयागराज से इन्होंने अपनी मिडिल परीक्षा पास की। कहाँ से? क्रास्थवेट कॉलेज से मिडिल परीक्षा पास की। फिर इसके बाद सन 1921 ईस्वी में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 21 में मिडिल परीक्षा ये पास हुई और उसके उपरांत मैट्रिक सन 1926 ईस्वी में पास किया। 1927 ईस्वी में इंटरमीडिएट, 1926 में क्या हाई स्कूल और 1927 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। और इसके बाद ये इन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय या प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से जिसे जाना जाता है, उस विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया और सन 1929 ईस्वी में बीए और किस सन में 1929 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। फिर इसके बाद यहीं से 1932 में एमए की परीक्षा इन्होंने पास की और 1932 में जब इन्होंने संस्कृत विषय से एमए किया तो उसके तुरंत बाद ही इनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर हो गई। किस पर? प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। जब ये प्राचार्य बन गई तब से इन्होंने व्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन इनके जीवन में एक बात हमेशा बनी रही थी कि ये परिवार के साथ नहीं रह सकी, अपने पति के साथ पति का सुख इन्हें पूर्णतः नहीं मिल पाया। इनके पति पेशे से डॉक्टर से थे, जैसा कि पूर्वोक्त में मैंने आपको बताया है कि वहाँ इन्होंने अपने पारिवारिक सुख का भोग नहीं किया, लेकिन इन्होंने कविता इत्यादि के क्षेत्र में बहुत अद्भुत और आश्चर्यजनक ख्याति प्राप्त की। तत्कालीन समय में जहाँ पर कि स्त्रियों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, वहाँ उन्होंने एमए तक की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के उपरांत ये महिला विद्यापीठ की प्राचार्य पद पर नियुक्त हुई और उस पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। यह बड़ी बात है, पढ़ाई कर लेना बड़ी बात नहीं है।
जब आप सफल हो जाएं, आपकी नियुक्ति कहीं न कहीं हो जाए, तब आपका गुणगान सभी लोग करते हैं। तो महादेवी वर्मा जी भी इसी तरह से अद्भुत गुणों को लेकर आगे बढ़ने वाली महिला थी। बचपन की स्मृतियों को उन्होंने संजोए रखा और कई इन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी लेखन कार्य किए। व्यक्तित्व के क्षेत्र से ये अत्यंत ही संपन्न और बौद्धिक विकास के गुणों से युक्त महिला थी। इनके विषय में कुछ साहित्यकार लिखते हैं कि इनका कोमल कृशकाय शरीर, श्वेत वस्त्र से सुसज्जित उनका सौम्य मुखमंडल, नेत्रों में एक व्याकुल आकांक्षा, स्वरों में भ और म के बीच की मूर्छना, कंठ में संगति नहीं किंतु आरोह अवरोह की आर्द्रता अत्यंत ही प्रिय लगती थी। पंत जी भी कहते हैं कि उनका विनोदी सा परिहास प्रिय मुख छायावादियों में दूसरा किसी का नहीं था। उनकी निश्चल भावाकुल हंसी प्रसिद्ध है। किसी विनोद प्रिय अवसर या घटना के हल्के स्पर्श से ही उनकी हृदय तंत्री बज उठती है और वह हंसी से लोटपोट हो जाती है। क्या वह उनके हृदय की वेदना मुख के बाह्य अवगुंठन मात्र है? ऐसा तो नहीं जान पड़ता है। देखिए, उनके व्यक्तित्व के दो रूप थे, एक गुरु गंभीर विदुषी और दूसरी साधिका। विदुषी के रूप में ही वे सर्वप्रसिद्ध थी और विख्यात भी थी। विदुषी का उनके अंदर इतना औचित्यपूर्ण और व्यवस्थित स्वरूप था कि वे अपने से बड़े विद्वान को अपनी बात मनवाने में समर्थ रहती थी कि किस तरह से अपनी बात मनवाना है लोगों को, वो यह पूर्णतः जानती थी। उन्होंने जब प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य पद पर वे नियुक्त हुई तो उन्होंने यह देखा कि बनारस में कई स्थल हैं जहाँ पर लेखक और कवि ठहर सकते हैं, लेकिन प्रयागराज में कोई ऐसा विशिष्ट स्थल नहीं है जहाँ पर कि कवि और लेखक इत्यादि ठहर सके। तो उसके लिए उन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना प्रयागराज में की, जहाँ पर हिंदी के लेखक और कवियों के ठहरने के लिए एक विशिष्ट स्थान था। और वहाँ पर जब साहित्यकार इकट्ठे होते थे तो तरह तरह के साहित्यिक वाद विवाद हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने हंस नामक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया था। और इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सन 1952 ईस्वी में ये विधान परिषद की, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्या भी नियुक्त हुई थी। इतनी बड़ी प्रतिभा इनमें थी। और साहित्य की यह नीर बरी दुख की बदली सन 1987 ईस्वी को इस संसार से सदा के लिए अस्त हो गई। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु यानी हुई थी। ये तो रही इनके जीवन के संदर्भ की बात। अब इन्होंने जो विशिष्ट रचनाएं की हैं उन रचनाओं पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि इन्होंने कितनी रचनाएं की हैं। तो उनका विवरण निम्न प्रकार से है। महादेवी की जो रचनाएं हैं, पहली रचना निर्जा है जो सन 1930 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, ये जो निहार इनकी रचना है 1930 में जो प्रकाशित हुई थी, इसकी भाषा खड़ी बोली है। और क्या गुण है इसमें महादेवी वर्मा जी ने वैयक्तिक एवं दुख तथा आध्यात्मिक बातों की सफल अभिव्यक्त की है। निहार के रचना काल में महादेवी की अनुभूतियाँ वैसी ही कुतूहल मिश्रित वेदना को समाहित करने वाली थी जैसी बालक के मन में दूर दिखाई देने वाली
अप्राप्य, सुनहली उषा और स्पर्श से दूर सजल बादलों के दर्शन से हो जाती हैं। इतने गुणों से परिपूर्ण महादेवी वर्मा जी की यह रचना निहार है। इसमें इनके दुखों का संकलन है और क्या है, और इनमें इनकी प्रारंभिक रचनाएं संकलित हैं। अगली इनकी रचना कौन सी है? रश्मि है। यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1932 में प्रकाशित हुई थी। इसकी भाषा हिंदी की खड़ी बोली है। इसमें छायावादी स्वरूप की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। और क्या विशेषता है रश्मि में? रश्मि में महादेवी वर्मा जी की किशोरी भावुकता तथा दार्शनिक चिंतन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। और क्या है? और यह है कि इसमें जीवन मृत्यु सुख दुख का मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया गया है। कैसा चिंतन? मौलिक चिंतन प्रस्तुत हुआ है रश्मि में कि कब सुख आता है और कब दुख। इसी कृति से इन्हें किसकी उपाधि मिली? तो निर्बरी, दुख की बदली की उपाधि मिली। इसके बाद इनकी कौन सी कृति है? निर्जा है। निर्जा का प्रकाशन काल 1934 ईस्वी है। और इसमें क्या है? निर्जा में गीत काव्य की दृष्टि से यह हिंदी की श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है कि गीत काव्य यानी अगर गेयता देखी जाए तो निर्जा से बेहतरीन गेयता आज तक किसी भी महादेवी वर्मा की कृति में नहीं मिली है। तो निर्जा इस तरह से महत्वपूर्ण है कि गीत इनका प्रथम और सजल गीत काव्य के रूप में दृष्टिगोचर होता है। और क्या है इसमें? विरह की भव्य झांकियां, विरह वेदना और क्या है? चिंतन की अनुभूति और भावाभिव्यक्ति तथा गीत और संगीत का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। अगली कृति कौन सी है? तो सांध्य गीत है। सांध्य गीत का रचना काल कब है? 1936 ईस्वी में। यानी इसे पढ़कर ही पता चलता है कि सांध्य गीत संध्या के समय अर्थात धुंधले अंधेरे में, धुंधलके अंधेरे में न तो दिन हो और न रात हो, ऐसी बात किसमें संकलित है? सांध्य गीत में। इसमें महादेवी वर्मा जी ने दुख विरह के मिलन का समन्वय दिखाने का प्रयास किया है। सच कहा जाए तो सांध्य गीत की पंक्तियों में समाया हुआ रुदन, अश्रु विह्वल एवं हृदय तथा हृदय को समर्पण से परिपूर्ण कर देने वाला रहा है। और अगली कृति कौन सी है? अगली कृति यामा है। इसका प्रकाशन काल 1938 ईस्वी है। इस पर ही इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और इसी संकलन में इन्होंने अपने उपरोक्त निहार रश्मि और निर्जा तथा सांध्य गीत की संपूर्ण रचनाओं को भी संकलित किया है। ठीक है, ये चारों रचनाएं यामा में एक साथ ही मिल जाती हैं। तो अगर आप एक साथ कोई पुस्तक लेना चाहें तो यामा ले लें और इनके चारों गीत संग्रहों को प्राप्त कर लेंगे। अगला काव्य संग्रह इनका क्या है? दीप शिखा है। इसका प्रकाशन काल 1942 ईस्वी। दीप शिखा में इन्होंने कालिदास ने जो उपमा दी थी दीप शिखा की, अर्थात जो दीपक होता है तो दीपक जब जलता है तो एक ही बत्ती उसमें दिखाई देती है। वह कैसी होती है? जैसे व्यक्ति अपने बाल का जब मुंडन करवा लेता है तो एक ही चुंडी बचती है जिसे शिखा के नाम से जाना जाता है। तो दीप को शिखा के रूप में बताने का कार्य इन्होंने दीप शिखा नामक काव्य संग्रह में किया है। महादेवी वर्मा जी ने इसमें संगीत कविता का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। जन्म और मरण को इन तूफानी दिनों में रची हुई इनकी यह कविता झंझा और प्रलय के बीच में मंदिर में जलने वाली दीप शिखा के समान है।
अगली कविता इनकी कौन है? प्रथम आयाम है। प्रथम आयाम कविता में इन्होंने क्या बताया है? इसका प्रकाशन काल 1984 ईस्वी है। इसमें इन्होंने देवत्ववाद का दर्शन कराने का कार्य किया है कि किस तरह से व्यक्ति से मनुष्य देव हो सकता है। इसमें इन्होंने तुतल्ला उपक्रम और ब्रज भाषा से की 24 कविताएं, 16 समस्या पूर्ति की कविताएं। देखिए ऊपर की भाषाएं क्या हैं? खड़ी बोली हैं। इसकी भाषाएं क्या हैं? ब्रज भाषा की 24 कविताएं हैं और 12 समस्या पूर्ति से युक्त पद्य लिखे गए हैं। ये बात इनके प्रथम आयाम में है। अगली कविता कौन है? अग्निरेखा है, जिसका प्रकाशन काल इनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद हुआ था। इस कविता में किस बात की सृष्टि है? तो इस कविता में महादेवी वर्मा जी की प्राथमिक और अद्भुत बातों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें कुल 30 कविताएं संग्रहित हैं और 2 इनके बाल संग्रह भी हैं। ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। क्या? ठाकुर जी भोले हैं और क्या? आज खरीदेंगे हम ज्वाला। और क्या है? आज खरीदेंगे हम, क्या खरीदेंगे? आज खरीदेंगे हम ज्वाला। यानी इसमें भी पंत जी ने 2 बातों का मिश्रण किया है कि ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला नामक बातों का समावेश किया गया है। और अब क्या है? अब इनकी संपादित कृतियां हैं। संपादित कृतियों में बंग दर्शन 1943 सप्तपर्णा और हिमालय 1963 ईस्वी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब इनमें जो मुख्य बात है, जैसे बंग दर्शन जिसका प्रकाशन काल 1943 ईस्वी में है, यह महादेवी वर्मा जी के सुख्यात अध्येता यानी महादेवी वर्मा के काव्य का अध्ययन करने वाले जो सबसे चर्चित लेखक थे, उनकी रचनाओं का प्रमुख बिंदु है। और इनमें गंगा प्रसाद पांडे ने इनका परिचय यानी महादेवी वर्मा जी का परिचय देने का कार्य किया है कि कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनसे संबंधित लेखकों और आचार्यों ने क्या क्या विचार दिए हैं और ये छायावादी कब थी और प्रगतिवादी और प्रयोगवादी चेतना को लेकर कविताओं का लेखन कार्य इन्होंने कब किया है, उस बात का सुंदर समन्वय बंग दर्शन में 1943 ईस्वी में मिल जाता है। फिर इसके बाद और क्या है? बंग दर्शन में छात्रों बंगाल का जो अकाल है उस पर एक स्पष्ट छाप और बंगाल के अकाल के लोगों के बारे में इन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को बताने का कार्य किया है कि बंगाल के अकाल में बाप अपने बेटे को इस उद्देश्य से बेचता है कि वह भूख से बेहाल होता है तो सोचता है कि मैं अपने बेटे को यदि बेच देता हूँ तो एक तो मेरा बेटा जहाँ भी जाएगा कम से कम उसे भोजन तो मिलेगा, और दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात यह होगी कि बाप को पैसे मिल जाएंगे जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कुछ दिन और कर सकेगा। अगली इनकी कृति है सप्तपर्णा, जिसका संपादन इन्होंने किया था। सप्तपर्णा में 7 नदियों से संबंधित बातों का चित्रण इन्होंने किया है और 7 रचनाओं को इन्होंने लिया है। कौन कौन सी वे रचनाएं हैं जिनको इन्होंने लिया है? जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, अश्वघोष रचित बुद्ध चरितम के काव्य अंशों का अनुवाद किया है। और इसके अलावा वाल्मीकि, जयदेव
भवभूति आदि की महत्वपूर्ण रचनाओं के मार्मिक अंशों का अनुवाद भी इन्होंने करने का कार्य किया है। और इसके बाद इनकी तीसरी रचना क्या है जिसका संपादन कार्य इन्होंने किया है, तो हिमालय है। हिमालय का प्रकाशन काल 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका संपादन करके हिमालय संपादित कृति में इन्होंने वर्तमान काल तक के रचनाकारों द्वारा हिमालय पर रचित कविताओं, राष्ट्रीय कविताओं और जो विदेशी काव्यकार रहे हैं जिन्होंने अपने भारत देश के हिमालय का चित्रण करते हुए काव्य रचनाएं की हैं, उनका भी सुंदर और सजग दृष्टिकोण को लेकर एक व्यवस्थित चित्रण प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो संपादित इनके द्वारा 3 ही ग्रंथ हैं। अब इसके बाद इन्होंने गद्य पर भी अपनी लेखनी चलाई है और गद्य में भी महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखा है। पहली इनकी रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ। इसका रचना काल 1942 ईस्वी है। श्रृंखला की कड़ियाँ में इन्होंने लेखकों और कवियों के बजाय दीन दुखियों, गरीब, अनाथ, अछूत, अशिक्षित तथा शोषित वर्ग के लोगों को विषय बनाया है और सभी रेखा चित्रों को उन्होंने अपने जीवन से ही लिया है। इसलिए इस कृति में उनके अपने जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विविध पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही प्रस्तुत हुआ है और इसमें इन्होंने अपने व्यक्ति और व्यक्तित्व को एक सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अगली रचना है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र रचना काल और प्रकाशन काल 1941 ईस्वी। इसमें इन्होंने अपने प्राचीन अतीत को याद करते हुए जो भक्तिन थी या भाभी जी थी इनकी, तो इनके पिताजी, माताजी, इनके पति सब पर इन्होंने एक एक लेखों को लिखा है और उनका रेखा चित्रात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। भक्तिन इनकी जो नौकरानी है उसका चित्रण तो इन्होंने इतना व्यवस्थित प्रस्तुत कर दिया कि वह प्रत्येक लेखक और कवि के मुख पर आज भी उस भक्तिन की कहानी अनायास ही फूट पड़ती है। अगली इनकी रचना है स्मृति की रेखाएं। यह 1943 ईस्वी में लिखी गई रचना है। इसमें इन्होंने अपने साथ जो कवि और विचारक रहे हैं उनको स्मृति की रेखाओं में संकलित करने का प्रयास किया है कि कौन सा कवि किस प्रवृत्ति को लेकर लिख रहा था, उसकी बातचीत कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था, उसको इन्होंने स्मृति की रेखाओं में समाहित किया है। पथ के साथी में इन्होंने हिंदी के चर्चित 12 लेखकों का चित्रण किया है और इसका प्रकाशन काल 1956 ईस्वी है। इन्होंने साहित्यकारों की निकटता और आत्मीयता का प्रभाव स्पष्ट रूप से पथ के साथी में व्यक्त किया है। आगे इनकी अगली रचना है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। इसका प्रकाशन काल 1962 ईस्वी है और इसमें इन्होंने निबंधों को संकलित करने का प्रयास किया है। इन्होंने जो भी निबंध लिखे हैं उनको संकलित किया है। लगभग इसमें इनके 25 निबंध संग्रहित हैं। इसके बाद मेरा परिवार नाम से इन्होंने जो लेख लिखा है, मेरा परिवार, इसका प्रकाशन काल 1972 ईस्वी है। इसमें इनके परिवार में जो गिलहरी रहती थी, गिल्लू, और इनके साथ जो अन्य पशु पक्षी रहा करते थे उसका चित्रण प्रस्तुत किया है। संभाषण, इसका प्रकाशन काल 1976 ईस्वी में है। इसमें जो भी इन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से अपने उद्गार प्रस्तुत किए हैं, जो इन्हें स्मरण होता है उस भाषणों को संकलित करने का प्रयास इस कृति में
महादेवी वर्मा जी ने किया है। संभाषण कृति ही इनकी ऐसी कृति है जो जीवन और जगत से संबंधित गहनतम विषयों का चित्रण करती है। चलिए तो छात्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपसे आगे की बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।